हेलो स्टडी विथ वशिष्ठा चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री का एनसीईआरटी का क्लास 10 का हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर भूमंडलीकृत विश्व का बनना हम लोग शुरू किए थे और इसमें हम लोग 3 पार्ट तक हम लोग पढ़ चुके थे। इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि किस प्रकार जो है कि पूरा विश्व जो है व्यापार और व्यवसाय के लिए या अन्य प्रयोजनों के लिए विश्व के एक देश के लोग दूसरे देश तक जाते हैं और जब जाते हैं तो इस क्रम में अपने साथ अपने से जुड़ी हुई बहुत सारी आदतों को, बहुत सारी बीमारियों को, बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ ले जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग 2 क्लास में 3 क्लास में हम लोग काफ़ी कुछ देख चुके थे। आज के क्लास में हम एक नया टॉपिक इसी चैप्टर का शुरू करने वाले हैं और इस टॉपिक में हम लोग क्या स्टडी करेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग का होगा भारतीय व्यापार उपनिवेश और वैश्विक सिस्टम। आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं ये भारतीय व्यापार उपनिवेश और वैश्विक सिस्टम के बारे में हम लोग देखेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि हमारे देश का व्यापार जो है यूरोपीय देशों के साथ किस प्रकार होता था, हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और इसमें ये भी देखेंगे कि किस वस्तु का जो है कि व्यापार होता था हमारे देश से ब्रिटेन में या अन्य यूरोपीय देशों में व्यापार किया जाता था, तो किन चीज़ों का व्यापार किया जाता था इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और जब हम लोग व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार में 2 चीजें होती हैं, एक आयात होता है और एक निर्यात होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करते हैं 2 कंट्री का अगर हम लोग लेते हैं, एक हम भारत लेते हैं और दूसरा मान लिया जाए कि क्या होगा, ब्रिटेन होगा। तो कौन सा व्यक्ति किस देश में है वो उसी देश की दृष्टिकोण से क्या करेगा, उस चीजों को देखेगा। जैसा मान लिया जाए कि भारत से जो है कि क्या जा रहा है, तो कपड़ा जा रहा है। भारत से कपड़ा कहाँ जा रहा है, तो ये ब्रिटेन जा रहा है। तो भारत के लिए ये क्या हो जाएगा, कपड़ा का निर्यात हो जाएगा। भारत के लिए कपड़ा का क्या होगा, निर्यात होगा। वहीं पे ब्रिटेन के लिए क्या हो जाएगा, आयात हो जाएगा। यानी ब्रिटेन में जो लोग रहेंगे तो वो क्या कर रहे हैं, कपड़ों का आयात कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं, तो भारत से कर रहे हैं। और अगर हम लोग भारत में रहते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे यहाँ से कपड़ा का क्या हो रहा है, कपड़ा का निर्यात हो रहा है। यानी कि व्यापार में 2 चीजें होती हैं विश्व व्यापार में, एक आयात होता है और दूसरा क्या होता है, निर्यात होता है। आयात कहने का मतलब है कि अगर हमारे देश में किसी दूसरे देश से कोई सामान आ रहा है तो आयात होता है, और हमारे देश से कोई वस्तुएं अगर बाहर जा रही हैं तो हम लोग उसका क्या करते हैं, हम लोग उसका निर्यात करते हैं। तो बिजनेस जब भी होता है एक देश का दूसरे देश के साथ, तो उसमें यही 2 पहलू होते हैं, एक आयात होता है और दूसरा निर्यात होता है। एक देश एक वस्तु का आयात करेगा तो दूसरे देश के लिए वही वस्तु क्या हो जाएगी, निर्यात हो जाएगी। तो हम लोग इसका देखते हैं, भारत का हम लोग देखते हैं कि भारत का जो है कि उस जमाने में कौन कौन सी वस्तुएं जो हैं ये भारत से ब्रिटेन जाती थी और यूरोपीय देशों में जाया करती थी। तो हम लोग इसके बारे में आज के क्लास में क्या करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे यहाँ का कपड़ा जो था, यानी भारत का जो कपड़ा था ये बहुत ही फेमस हुआ करता था प्राचीन जमाने में। प्राचीन काल में बहुत पहले से ही भारत से ब्रिटेन जो है वो कपड़ा जाता था। अब देखिए कपड़ा का अगर हम लोग बात करते हैं तो कपड़ा जैसे मान लिया जाए कि कपड़ा की अगर बात करते हैं तो कपड़ा का मतलब हो गया क्या, सूती कपड़ा हो गया। इसमें जो है कि सारी चीज को आपको समझना होगा। तो सूती कपड़ा का अगर बात करते हैं तो एक क्या हो गया, बना बनाया, बना बनाया। यानी कि इसका मतलब है यहाँ देखिए, अगर सूती कपड़ा बनाएंगे तो बनाने के लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल हमको चाहिए। और सूती कपड़ा का रॉ मटेरियल क्या होगा, तो हमारे यहाँ कॉटन की खेती होती थी, तो कॉटन खेतों से लिया जाता था। तो इसके लिए सूती कपड़ा के लिए आपका कच्चा माल क्या हो जाएगा, कच्चा माल जो है ये आपका क्या होगा, ये आपका कॉटन होगा। ये कॉटन का उत्पादन कहाँ होता था, तो ये कॉटन का उत्पादन जो है कहाँ पर हो रहा था, भारत में हो रहा था। और भारत के बुनकर जो थे ये क्या करते थे, बुनकर ये क्या बनाते थे, कपड़ा बना लेते थे, कपड़ा बनाते थे। ये कपड़ा बनता कहाँ था, तो भारत में बनता था।
और बना हुआ कपड़ा आपका कहाँ जाता था, बना हुआ कपड़ा आपका कहाँ जाता था, तो ब्रिटेन जाता था। तो यानी कि हम लोग उस जिस समय की बात करेंगे तो उस समय भारत में ही कॉटन की खेती हो रही है, खेतों से कॉटन को तोड़ लिया गया, अब बुनकर लोग उससे क्या किए, कपड़ा को बुने, कपड़ा बनाए। ये सारा काम जो है कि कहाँ हो गया, तो ये आपका इंडिया में ही हुआ। और इंडिया में जो रेडीमेड कपड़ा तैयार हो गया तो इन कपड़ों को कहाँ भेजा जाता था, तो ये ब्रिटेन भेजा जाता था। लेकिन समय जैसे जैसे बदलते जाता है तो परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। अभी अगर ब्रिटेन के संदर्भ में देखें, जिस समय की बात कर रहे हैं, तो ब्रिटेन क्या कर रहा है, ये बना बनाया कपड़ा का आयात कर रहा है। भारत क्या कर रहा है, बना बनाया कपड़ा का निर्यात कर रहा है। लेकिन समय जैसे जैसे बदलते जाएगा तो ये रेशियो आपका क्या हो जाएगा, ये कमते जाएगा। आगे आने वाले समय में क्या होगा कि अब जो है कि भारत क्या करेगा, भारत निर्यात करेगा कच्चा कॉटन का, कच्चा कॉटन का निर्यात करेगा। ब्रिटेन भारत से कच्चा कॉटन का आयात करेगा। और जो है कि ब्रिटेन क्या करेगा कि कच्चा कॉटन अपने यहाँ ले जाकर वही जो है कि कपड़ा वो बनाएगा और वही कपड़ा वो क्या करेगा, वो भारत में लाकर फिर बेचेगा। यानी कि बाद में क्या होगा कि कच्चा कॉटन का परसेंटेज बढ़ेगा ब्रिटेन जाने का, और बना बनाया कपड़ा का परसेंटेज आपका क्या हो जाएगा, ये जो है कि घटने लगेगा। तो हम लोग इन्हीं सारे मुद्दों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट लिखते हैं। भारत से पहला पॉइंट इसमें हो जाएगा, भारत से कॉटन के कपड़े, कॉटन के कपड़े बरसों से निर्यात हो रहे थे, निर्यात हो रहे थे। यानी कॉटन का कपड़ा कहने का मतलब है कि बना बनाया कपड़ा, यानी कि कपड़ा यहाँ से रेडीमेड कपड़ा बना दिया गया और जो है कि इसको क्या किया गया, इसको ब्रिटेन भेजा जाता था। तो इसमें क्या होता है कि ब्रिटेन की सरकार जो है इस पे क्या कर देती है, प्रतिबंध लगा देती है। परंतु ब्रिटेन की सरकार क्या करती है, ब्रिटेन की सरकार इस पर प्रतिबंध लगा देती है। यहाँ देखिए आज से नहीं बल्कि प्राचीन जमाने से ही जो है कि क्या हो रहा था कि जो है कि भारत से बना बनाया कपड़ा जो है कि क्या होता था, ब्रिटेन जाता था। लेकिन इस दशक में क्या हुआ कि ब्रिटेन की सरकार जो है ये बना बनाया कपड़ा जो भारत से जा रहा था इसको वो क्या कर देती है, उस पर प्रतिबंध लगा देती है। तो आप देखिए प्रतिबंध जब लगाएगी तो इसका कुछ ना कुछ परिणाम सामने आएगा, चाहे वह परिणाम पॉजिटिव हो या क्या हो, निगेटिव हो। तो इसका कुछ न कुछ परिणाम सामने आया। और परिणाम क्या सामने आता है, तो ब्रिटेन में कपड़े भारतीय बाजार में भारी मात्रा में आने लगे। परिणाम इसका हुआ कि ब्रिटेन के कपड़े, अब देखिए इसका परिणाम क्या होता है, ब्रिटेन में बने कपड़े, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन में बने कपड़े भारी मात्रा में भारतीय बाजार में आने लगे। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। हो क्या रहा है कि अभी जो है कि भारत से क्या हो रहा है, भारत में कपड़ा बन रहा है, भारत का बना कपड़ा ये कहाँ जा रहा है, तो ब्रिटेन जा रहा है। ये जो है कि ब्रिटेन आपका जा रहा है। अब क्या होता है, ब्रिटेन का सरकार जो है इस पर क्या करता है, इस पर प्रतिबंध लगा देता है। अब प्रतिबंध लगाने के बाद क्या होता है कि आपका ब्रिटेन में ही कपड़ा बनता है। अब कपड़ा क्या होता है, बनता है, कपड़ा कहाँ बनता है, ब्रिटेन में बनता है। अब बनने के बाद ये कहाँ आता है, तो भारतीय बाजार में आ जाता है। पहले क्या था कि भारत में कपड़ा बन रहा था और ये कहाँ जा रहा था, ब्रिटेन के मार्केट में जा रहा था। लेकिन प्रतिबंध लगाने के बाद क्या होता है कि ब्रिटेन में कपड़ा बनता है और बनने के बाद क्या होता है, ये भारतीय बाजार में वो कपड़ा आता है।
तो परिस्थितियां क्या होती हैं, परिस्थितियां जो है कि बिल्कुल बदल जाती हैं। जस्ट इसका जो है कि क्या होता है, अपोजिट होता है। अब इसका हम लोग कुछ डेटा देखेंगे कि किस दशक में क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका देखिए 1800 में क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम लोग सन 1800 की बात करते हैं, हम लोग 2-3 ईयर का हम दशक का हम देखेंगे कि किस प्रकार जो है इस रेशियो में कमी आई। तो जो है कि 1800 में क्या हुआ कि निर्यात कितना होता था, 30%। 1800 में निर्यात जो था ये 30% था कॉटन कपड़ों का, कॉटन कपड़ों का। यानी कि भारत से ब्रिटेन में क्या होता था, निर्यात होता था। यानी कि भारत से बना बनाया कपड़ा ब्रिटेन जाता था और उसका परसेंटेज कितना था, तो 30% था। कब था, तो 1800 में था। लेकिन अब क्या होगा, ये दशक जैसे जैसे समय बीतते जाएगा तो रेशियो आपका क्या होते जाएगा, ये कमते जाएगा। 1815 में कितना हो गया, अब यही देखिए 1815 में ये रेशियो आपका कितना हो गया, 15%। यानी कि मात्र 15 साल में भारत का बना बनाया कपड़ा जो ब्रिटेन जाता था, इसमें जो है कि 15% की क्या हो गई, ये जो है कि गिरावट हो गया। 1800 में 30% जहां बना बनाया कपड़ा ब्रिटेन जा रहा है, तो 1815 आते आते कितना हो गया, अब 15% ही जाता है। और अगर हम लोग जो है कि 1871 तक अगर हम लोग बात 1830 तक बात करते हैं, तो 1830 आते आते क्या हो गया कि मात्र जो है बहुत कम परसेंट, 3% भारत के बने बनाए कपड़े जो हैं ये क्या होते हैं, ब्रिटेन के मार्केट में जाते हैं। तो ये रेशियो घटकर आपको कितना हो जाता है, 3% हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो है देखिए मतलब कि क्या यहाँ देख रहे हैं कि बना बनाया कपड़ा का रेशियो जो भारत से जो जिस परसेंटेज के मुताबिक बना बनाया कपड़ा ब्रिटेन जा रहा था, तो इसका रेशियो अब जो है कि क्या हो गया, कम गया। यानी कि 1800 में जहां 30% था, 1815 में 15% की गिरावट आई। और फिर जो है कि 1830 आते आते मात्र भारत का 3% बना बनाया कपड़ा ब्रिटेन के मार्केट में जाने लगा। तो आपको एक पहलू हुआ, कपड़ा की बात करेंगे तो बना बनाया कपड़ा और एक कच्चा माल होता है। तो आप देखते हैं कि भारत का बना बनाया कपड़ा का परसेंटेज कमा, तो भारत से अब क्या जाने लगेगा, तो कच्चा माल जाएगा वहां ब्रिटेन। तो कच्चे माल में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तो हम इसका भी आंकड़ा हम लोग देखते हैं कि 1812 से 71 के बीच में क्या हुआ, कच्चा माल यानी कि कच्चा कॉटन का, इसका भी हम लोग रेशियो क्या करते हैं, देख लेते हैं परसेंटेज कि जो है कि कच्चा माल का परसेंटेज क्या था। तो यहाँ पर देखिए कच्चा कच्चा माल का हम लोग देख लेते हैं, कच्चा माल का। तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या होता है, 1812 से लेके 71 तक अगर हम इस बीच की बात करते हैं, तो इस बीच में जो है कि कच्चा कॉटन का निर्यात कितना हो गया, 5% से बढ़ के 35% हो जाता है। कच्चा कॉटन का निर्यात इस दशक में क्या होता है, कच्चा कॉटन का कच्चा कॉटन का निर्यात ये जो है कि ये क्या होगा, ये अब इंक्रीज कर जाएगा। बना बनाया कपड़ा का परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। तो इधर कच्चा कॉटन का परसेंटेज जो है कि क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। 5% से कितना हो गया, 35% हो गया। 5% से बढ़कर 35% हो गया। तो देखिए ये प्रभाव पड़ा है ना, समय के साथ साथ इस तरह का प्रभाव पड़ा। जहां भारत का बना बनाया कपड़ा ब्रिटेन जा रहा था, अब कुछ ही समय में क्या होता है कि बना बनाया कपड़ा अब वहां नहीं जाने लगता है। अब ब्रिटेन के लोग क्या करते हैं कि भारत से ही कच्चा कॉटन खरीदते हैं, अपने देश में ले जाते हैं और ले जाने के बाद जो है कि क्या करते हैं, वहां सेल करते हैं। हमारे यहाँ वहां भी सेल करते हैं और जो है कि फिर वही बना बनाया कपड़ा अपने यहाँ जो बनाते हैं तो उसको भारत के मार्केट में लाते हैं और यहाँ पर भी सेल करते हैं और डबल मुनाफा कमाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि एक तरफ बना बनाया कपड़ा का रेशियो घटने लगता है, वहीं जो है कि कच्चा माल का निर्यात का दर जो होता है ये जो है कि क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब यहाँ देखिए भारत से जो सबसे ज्यादा निर्यात होता था वो जो है कि क्या होता था, वो जो है कि अफीम था जो कि चीन से आता था। भारत से सबसे ज्यादा निर्यात होने वाला सामान जो था उस जमाने में, भारत से सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा निर्यात
होने वाला सामान अफीम था, अफीम था जो चीन से आता था। भारत से ब्रिटेन में जो सबसे ज्यादा चीजों का निर्यात होता था, ये किस चीज का होता था, तो अफीम का होता था। और ये अफीम जो है कि कहाँ से आता था, तो ये जो है कि चीन से आता था। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग देखें। अब हम लोग देखेंगे कि जो है कि बीच में क्या होता है कि एक युद्ध भी चलता है पूरे विश्व स्तर पर, 1914 से लेकर 1918 तक चलता है। और जब विश्व युद्ध चलेगा तो इसमें क्या होता है, अब आगे के दशक में देखिए क्या होगा कि हम लोग देखेंगे अंतर युद्ध अर्थव्यवस्था, अंतर युद्ध अर्थव्यवस्था हम लोग देखेंगे। अब देखिए 1914 से लेकर 1918 तक का जो समय था, तो इस समय में क्या हुआ था, इस समय में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो पूरा विश्व दो भाग में बट गया। इसमें मुख्य जो था आपका क्या था, ये जो था दो तरह के गुट बन गए, यानी कि एक गुट बना, लड़ाई होगी तो दो लोगों के बीच होगी। तो पहला गुट जो बना था ये क्या बना था, तो ये बना था मित्र राष्ट्र बने थे, और दूसरे क्या बने थे, ये ध्रुवी राष्ट्र बने थे। मित्र राष्ट्र में मुख्य जो था देश ये क्या था, ब्रिटेन था, और इधर जो था ये कौन था, जर्मनी था। तो अब देखिए ब्रिटेन के साथ बहुत सारे देश जो है कि क्या होते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, और बहुत सारे देश जर्मनी का साथ देते हैं। ब्रिटेन का साथ वो सारे देश देते हैं जो कि ब्रिटेन के गुलाम थे। ब्रिटेन जिनको अपना उपनिवेश बना चुका था, वो सारे देश जो होते हैं वो किसके तरफ से युद्ध करते हैं, तो ब्रिटेन की तरफ से युद्ध करते हैं। क्योंकि उन देशों की भी मजबूरी थी ब्रिटेन का साथ देने के लिए, क्योंकि ब्रिटेन के वो लोग क्या थे, वो लोग गुलाम थे। ब्रिटेन की हुकूमत उस जमाने में उन देशों पर थी, जैसे कि हमारे देश भारत में भी उस समय 1914 से 18 तक के समय में ब्रिटेन का शासन हुआ करता था। तो इस कारण जो है कि भारतीयों को ब्रिटेन के साथ विश्व युद्ध में क्या होने पड़ा, लड़ने पड़ा। तो अब एक चीज देखिए, और बहुत सारे देश जर्मनी के साथ थे। तो इस प्रकार जो है कि पूरे विश्व स्तर पर जो है क्या हुआ, कई सारे के सारे विश्व के लगभग जितने देश थे ये युद्ध में जो है कि क्या होते हैं, भिड़ जाते हैं। और युद्ध का परिणाम जो होता है क्या होता है, हमेशा ही घातक होता है, चाहे वह जीतने वाले के पक्ष में हो या हारने वाले के। युद्ध का परिणाम दो ही सामने आता है, एक जीतेगा और दूसरा क्या होगा, हारेगा। तो जीते या हारे ये मायने नहीं रखता है, जब युद्ध होगा तो उसमें क्या होगा, दोनों का ही नुकसान है। किसी को ज्यादा होगा तो किसी का क्या होगा, कम होगा, लेकिन नुकसान तो दोनों तरफ का होगा। और ये नुकसान जब होगा तो किस चीज का होगा, समाज का होगा, अर्थव्यवस्था का होगा, पैसों की बर्बादी होगी, ये सारी चीजों की क्या होगी, बर्बादी होगी, जीतने वाले देश का भी और जो है कि हारने वाले देश का भी। इसमें बहुत सारी वस्तुओं के उत्पादन में कमी आएगी, तो बहुत सारी चीजों का उत्पादन पहले से क्या होगा, ये जो है कि ज्यादा हो जाएगा। जैसे युद्ध के मैदान में लोगों को क्या चाहिए, तो गोला बारूद बम हथियार, ये सारी चीज लड़ने के लिए चाहिए। तो ये सारी चीज जब लड़ने के लिए चाहिए तो इन सारी चीजों का उत्पादन में क्या होगा, बहुत ही होगा। दूसरी तरफ कृषि क्षेत्र आपका प्रभावित होगा, और भी अलग अलग सेक्टर प्रभावित होंगे, क्योंकि जो है कि किसान लोग जो जमीनों में खेती कर रहे हैं, युवा लोग जो खेती कर रहे हैं, वो तो युद्ध में चले गए। और युद्ध में चले गए तो अनाज कौन उपजाएगा, नहीं उपजा पाएगा, नहीं उपजा पाएगा तो कृषि क्षेत्र काफी प्रभावित होगा। और जो भी अनाज का उत्पादन होगा तो युद्ध में जो भी सैनिक लड़ रहे हैं विश्व में, तो उनके भोजन की व्यवस्था के लिए वो सारी चीजों को भेजना होगा। तो ये सारा जो है कि प्रभाव इसका पड़ेगा। कुछ देश जो है कि अच्छा फले फूलेंगे जो कि विश्व युद्ध में शामिल नहीं थे, और वहाँ छोटे मोटे उद्योग धंधा भी काफी तेजी से उनमें बढ़ोतरी होगी। जैसे भारत में भी बहुत सारे उद्योग धंधा की बढ़ोतरी हुई विश्व युद्ध के दरमियान, और जापान में भी हुआ, वहां पर भी बहुत सारे जो है कि उद्योग धंधा विकसित होने लगे। और युद्ध के बाद परिणाम ऐसा आया कि जापान अब ब्रिटेन को टक्कर देने की स्थिति में बन चुका था, क्योंकि ब्रिटेन जो है बहुत सारी शक्तियों को विश्व युद्ध में खो चुका था। और फिर जो है उसको अपना पुराना दबदबा बनाने में उसको काफी समय लगा। और धीरे धीरे ब्रिटेन की भी शक्तियां क्या होने लगती हैं, युद्ध के बाद कमने लगती हैं, क्योंकि उसके 2 दशक के बाद फिर से दूसरा विश्व युद्ध होता है। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही बहुत सारे देश अपने आप को स्वतंत्र करने में लग जाते हैं, और स्वतंत्रता हर देशों को मिलने लगती है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम लोगों को भी, भारत को भी क्या होती है, स्वतंत्रता मिल जाती है।
तो इसमें हम लोग जो है कि इन सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अंतर युद्ध अर्थव्यवस्था, यानी कि युद्ध के दौरान जो है ये क्या अर्थव्यवस्था थी भारत की और ब्रिटेन की या विश्व की, तो इसमें हम लोग इस टॉपिक में ये सारी चीज को हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध का अगर मुख्य केंद्र बिंदु अगर देखा जाए तो मुख्य केंद्र बिंदु कौन था? यूरोप था। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि प्रथम विश्व युद्ध का केंद्र बिंदु जो था, यानी कि जिसके कारण यह युद्ध हुआ, ये कौन था? यूरोप था, क्योंकि यूरोप के मैक्सिमम देश इसमें जो है कि शामिल थे। तो पहला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? यहाँ लिख देते हैं अंतर युद्ध अर्थव्यवस्था। अब इसमें देखिए इसमें क्या क्या चीज होगा। पहला पॉइंट तो आपका क्या हो जाएगा कि यूरोप प्रथम विश्व युद्ध का प्रथम विश्व युद्ध का केंद्र था। यूरोप जो था ये पहला विश्व युद्ध का आपका क्या था? आपका केंद्र था। आप देखिए जब युद्ध होगा तो दुनिया में क्या होगा? आर्थिक कठिनाई होगी, है ना। तो इस स्थिति में क्या होगा? दुनिया ने, दूसरा पॉइंट, दुनिया ने आर्थिक कठिनाइयां, आर्थिक कठिनाइयां, यानी कि जब युद्ध होगा तो पैसों की लोगों के पास कमी हो ही जाएगी। आर्थिक रूप से लोग क्या हो जाएंगे? काफी कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि लोग युद्ध में लगे हुए हैं। ज्यादा उत्पादन जो है कि गोला बारूद का हो रहा है, तो आर्थिक कठिनाइयां होगी, राजनीतिक अस्थिरता होगा, राजनीतिक अस्थिरता होगा, आर्थिक कठिनाइयां, राजनीतिक अस्थिरता, यानी कि जब युद्ध में अगर व्यस्त है तो क्या होगा? पूरा का पूरा देश का मानसिकता और केंद्र बिंदु तो ध्यान युद्ध पर ही रहेगा। तो राजनीति में क्या करना चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए, कैसे देश का विकास हो, तो ये सारी चीजों पे काम नहीं हो पाएगा। सिर्फ युद्ध पर ही काम होगा तो पूरी दुनिया में क्या होगा? राजनीतिक अस्थिरता आ जाएगी। और जो है कि राजनीतिक अस्थिरता का साथ पूरा किया, जो आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। और राजनीतिक अस्थिरता का अनुभव किया, का अनुभव किया, और यही आगे चलकर, यही आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। चूंकि युद्ध के दरमियान जाहिर सी बात है कि आर्थिक स्थिति लोगों की खराब हो जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन भी ठीक से काम नहीं कर पाएगा। और एक जगह की बात नहीं है, क्योंकि विश्व युद्ध की बात की जा रही है, तो विश्व युद्ध में तो विश्व के सभी देश जो है कि सम्मिलित हैं, तो सभी देश की स्थितियां यही हो जाएंगी। और यही जो है कि जो स्थिति उत्पन्न हुई पूरे विश्व में, तो यही आगे चलकर क्या हुआ? दूसरा विश्व युद्ध का भी कारण बन जाता है। और यहाँ देखिए जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो बहुत सारी चीजों का जो है कि क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा। तो विश्व युद्ध के दरमियान किन किन चीजों का उत्पादन हुआ? तो मशीन गन हुआ, हथियार हुआ, और विमान का बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ। तो अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रासायनिक हथियारों, रासायनिक हथियारों, विमान, गोला बारूद का उत्पादन बढ़ा। क्योंकि लड़ाई में क्या चाहिए? लड़ाई में हथियार चाहिए, लड़ने के लिए मशीन गन हुआ, है ना, गोला बारूद, मशीन गन भी यहाँ कर देते हैं, मशीन गन, यानी कि लड़ाई लड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको ये सारा चीज चाहिए। और चाहिए तो ये सारा चीज किसके जरिए जाता था? तो इसके लिए लड़ाकू विमान होते थे। तो इन सारी चीजों का फैक्ट्रियां खुलेंगी, बहुत बड़ी मात्रा में इन सारी चीजों का उत्पादन होगा, और साथ में विमान का भी क्या होगा? औद्योगिक उत्पादन होगा।
क्योंकि लड़ने वाले हथियारों को किसके जरिए सेना तक पहुंचाया जाएगा, तो लड़ाकू विमान के जरिए पहुंचाया जाएगा। तो इन सारी चीजों का जो है कि विश्व युद्ध के दौरान क्या होता है, ये जो है कि भारी मात्रा में इसका उत्पादन जो है कि बढ़ता है। अब देखिए दुनिया भर के जितने भी कामगार पुरुष थे, काम करने वाले पुरुष, उनको जबरन क्या कर दिया गया, सेना में भर्ती कर दिया गया। ये आपका क्या हुआ, तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट लिख लेते हैं, दुनिया के दुनिया भर के सभी कामकाजी पुरुषों को जबरन सेना में भर्ती कर दिया गया। अब जाहिर सा बात है जब लड़ाई चल रही है तो लड़ाई लड़ेंगे कौन, तो युवा वर्ग के लोग ही युद्ध में जाएंगे। और जो है कि देश की अर्थव्यवस्था ज्यादातर युवाओं पर ही निर्भर करती है, क्योंकि काम करने वालों की संख्या युवाओं की ही ज्यादा हुआ करती है। तो युवा जो कि काम कर रहे थे, अपने देश की अर्थव्यवस्था में उनका अहम योगदान था, तो उनको तो जबरदस्ती युद्ध में भेज दिया गया। तो युद्ध में भेज दिया गया तो जाहिर सी बात है कि देश के डेवलपमेंट का और सेक्टर जो है कि क्या हो जाएगा, बहुत प्रभावित हो जाएगा। कृषि उतनी अच्छी नहीं हो पाई, बहुत सारी दिक्कतें समस्याएं उत्पन्न हो गई, पैसों का भी कर्जा बहुत सारे देशों पर लग गया। तो ये सारी कठिनाइयां दुनिया में देखने के लिए मिली, और इन्हीं कठिनाइयों के कारण क्या हुआ कि फिर जो है कि यही चीज द्वितीय विश्व युद्ध का क्या हो जाता है, एक कारण भी बन जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे करते हैं। अब देखिए जब युद्ध हुआ तो युद्ध के बाद फिर जो है कि क्या होगा, कुछ ना कुछ सुधार होंगे। यानी कि युद्ध के बाद क्या सुधार हुआ, क्योंकि युद्ध के बाद क्या होती है, शांति होती है। और शांति होने के बाद जो हमने खोया है, यानी कि विश्व के जो भी देश अपना युद्ध में सब कुछ जो बर्बाद कर चुके हैं, तो अब ये अपनी फिर से जो है कि पुरानी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहेंगे। तो युद्ध के बाद बहुत सारी चीजों में सुधार किया जाएगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि युद्ध के बाद क्या क्या सुधार हुआ। तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा युद्ध के बाद सुधार। याद देखिए हम लोग बात कर चुके हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का केंद्र बिंदु आपका कौन था, ब्रिटेन था। तो जो है कि ब्रिटेन तो युद्ध में व्यस्त था ना, तो उस समय भारत और जापान जैसे देशों में बहुत सारे उद्योग धंधों का क्या हुआ, विकास हुआ। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट आपका क्या होगा कि जब ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त था, पहला पॉइंट तो आपका यही हो जाएगा कि जब ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध तो कोई एक दिन दो दिन नहीं चला है, 4 सालों तक कंटिन्यू चला। और जाहिर सा बात है कि 4 साल में कोई भी शक्तिशाली देश कंटिन्यू युद्ध करेगा, लगातार युद्ध करेगा, तो उसके देश की अर्थव्यवस्था काफी धूमिल हो जाएगी। तो जिस समय जो है कि ब्रिटेन विश्व युद्ध में लगा हुआ था और उसके बहुत सारे देश गुलाम थे, तो अब वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान दे या युद्ध पर ध्यान दे, तो ये तो युद्ध में पूरा का पूरा ध्यान इसका केंद्रित था। तो इस समय क्या हुआ कि जापान और भारत में कई उद्योगों का क्या होता है, विकास होता है, व्यस्त था। तब उस समय उस उस समय जापान और भारत में जापान और भारत में कई उद्योग धंधों का
विकास हुआ। जाहिर सा बात है कि जो कंट्री युद्ध लड़ रहा है तो वो तो अपने विकास में ज्यादा ध्यान नहीं देगा। अगर उसको डिमांड किस चीज की होगी तो गोला बारूद, बम, हथियार, ये सारी चीजों की डिमांड होगी। तो इस पीरियड में जब ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त था तो बहुत सारे देश जो उसको उपनिवेश थे तो वो लोग क्या किए कि अपना छोटा मोटा उद्योग धंधा का विकास करने लगे। तो भारत भी ठीक है साथ दिया था ब्रिटेन का गुलाम रहने के कारण या उपनिवेश रहने के कारण, लेकिन जो है कि मेन केंद्र बिंदु तो भारत नहीं था ना। मेन दिमाग युद्ध में किसका था? ब्रिटेन का था। तो भारत में और भी तो लोग थे, सभी लोग तो युद्ध में नहीं गए थे, युवा लोग गए थे। तो कुछ व्यवसायी जो थे आपने उद्योग धंधों को क्या किए, ये प्रमोट किए, बढ़ावा दिए, उद्योग धंधा का यहाँ विकास हुआ। और जापान में भी क्या हुआ, ये जो है कि विकास उद्योग धंधा का हुआ। अब देखिए युद्ध समाप्त तो होने के बाद चूंकि ब्रिटेन क्या था, बहुत सारे देश को अपना उपनिवेश बना लिया था। ब्रिटेन के बहुत सारे देश गुलाम थे, ब्रिटेन की हुकूमत बहुत सारे देशों में थी। तो युद्ध के बाद अब ब्रिटेन क्या चाहेगा कि मेरा जो दबदबा, मेरा जो हुकूमत इन सारे देशों पर है ये समाप्त हो जाए या पहले जैसा रुतबा में आ जाए। जाहिर सी बात है कोई भी शक्तिशाली देश जो दूसरे देश को गुलाम बना कर रखा है तो उसकी मंशा तो यही होगी कि हम अपना पुराना दबदबा को क्या करें, फिर से कायम करें। लेकिन क्या तुरंत इतना जल्दी जो है कि फिर पुराना स्थिति उत्पन्न हो जाएगा, पुराना दबदबा कायम हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, काफी परेशानी की सामना करना पड़ेगा। तो युद्ध के बाद क्या हुआ, ब्रिटेन को अपना पूरा दबदबा कायम करने में क्या होने लगा, परेशानी होने लगा। युद्ध के बाद दूसरा पॉइंट लिखते हैं। युद्ध के बाद ब्रिटेन को अपना पुराना दबदबा कायम करने में काफी परेशानी होने लगी। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे देश जब ब्रिटेन युद्ध में लगा हुआ है तो कई देश हैं अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर चुके होंगे। और जो है कि ब्रिटेन को हर देशों पर अपना जो है कि पुराना दबदबा कायम करने में क्या लगेगा, अब जो है कि काफी समय लगेगा। बहुत सारे देश ऐसे उभर के आएंगे जो कि क्या करेंगे, वो जो है कि ब्रिटेन को टक्कर देने की स्थिति में आ जाएंगे। अब क्या हुआ कि अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जापान जो है एक किस स्थिति में पहुंच गया, तो ब्रिटेन को टक्कर देने की स्थिति में पहुंच गया। अब देखिए अब क्या होता है, जापान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जापान ब्रिटेन को टक्कर देने की स्थिति में पहुंच जाता है। क्योंकि युद्ध में तो ब्रिटेन का काफी नुकसान हो चुका है, पहले वाली शक्तियों को खो चुका है। तो युद्ध के दौरान एक 4 साल का जो पीरियड था बहुत लंबा था। तो इस समय में जापान अपने को क्या किया, काफी स्ट्रॉन्ग किया। और जापान भी इतना शक्तिशाली हो चुका था कि वो हर तरह से ब्रिटेन को टक्कर देने की स्थिति में उभर कर सामने आ गया था। और देखिए युद्ध के बाद गोला बारूद के लिए ब्रिटेन बहुत सारे देशों से कर्जा ले चुका था। तो ब्रिटेन पर अमेरिका का भी क्या था, भारी कर्जा लद चुका था। यानी कि युद्ध के बाद अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, युद्ध के बाद ब्रिटेन पर अमेरिका का काफी कर्ज लद चुका था। अब देखिए युद्ध में ब्रिटेन को गोला बारूद, बम, हथियार, ये सारा चीज चाहिए। तो ये सारा चीज तो जो है कि फ्री में नहीं मिलेगी ना, इसके लिए पैसा चाहिए। अब उसके पास उतना पैसा नहीं है तो क्या करेगा, दूसरे देश से कर्जा लेगा युद्ध लड़ने के लिए, हथियार को खरीदने के लिए। तो युद्ध के दौरान क्या हुआ था कि ब्रिटेन बहुत सारा कर्जा अमेरिका से ले चुका था हथियार वगैरह खरीदने के लिए। तो युद्ध के बाद क्या अमेरिका ब्रिटेन को छोड़ देगा सारा पैसा? नहीं छोड़ेगा।
वो तो वापस मांगेगा ना कि चलो मेरा पैसा जो कर्जा लिया था वो तुम हमको वापस करो। तो ब्रिटेन जो है पूरी तरह क्या हो चुका था, ये जो है कि कर्ज में जो है कि लद चुका था। अब कर्ज में लग जाएगा तो अब जाहिर सा बात है कि अब ब्रिटेन को क्या करना होगा, पहले कर्जा जो है कि क्या करना होगा, चुकाना होगा। तो युद्ध के समय ब्रिटेन में चीजों की मांग में क्या हुआ था, युद्ध के समय, पांचवा पॉइंट, युद्ध के समय ब्रिटेन में वस्तुओं की मांग में, वस्तुओं की मांग में काफी वृद्धि हुई थी, क्योंकि युद्ध कर रहा है तो डिमांड तो बढ़ेगा ही। बहुत तेजी से जो है कि क्या होने लगा था, बहुत तेजी से जो है कि ब्रिटेन में डिमांड बढ़ रहा था बहुत सारी चीजों को, और अर्थव्यवस्था जो है कि क्या हुई थी वहां की, फल फूल रही थी। परंतु युद्ध के बाद और अर्थव्यवस्था यहाँ का क्या हो रहा था, और अर्थव्यवस्था फल फूल रहा था, फल फूल रहा था। परंतु युद्ध के बाद, परंतु युद्ध के बाद क्या होता है, अब मांग में क्या हो जाती है, भारी गिरावट आ जाती है। यानी कि युद्ध के समय में जो ब्रिटेन में बहुत सारी चीजों की मांग हो रही थी, तो युद्ध के बाद क्या होता है, उन मांगों में जो है कि क्या होता है, वो जो है कि गिरावट आती है। युद्ध के बाद मांगों में भारी गिरावट आ जाती है। क्योंकि युद्ध के समय, युद्ध में लगा हुआ है तो ब्रिटेन में बहुत सारी चीज का डिमांड बढ़ेगा, बहुत सारी चीजों की डिमांड होगी। लेकिन युद्ध और डिमांड होगी तो अर्थव्यवस्था क्या होगी, अच्छी बेहतर रहेगी, फलेगी फूलेगी। लेकिन युद्ध के बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन को पूरी तरह कर्जा में लग जाता है। तो अब यहाँ पर जो है कि बहुत सारी चीजों का जो पहले मांग हुआ करता था, डिमांड था, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है कि काफी कमी होती है। और युद्ध के बाद ब्रिटेन के 20% कामगारों को क्या होता है, अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़ता है। अगला पॉइंट, चौथा, युद्ध के बाद, युद्ध के बाद ब्रिटेन के 20% कामगारों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। यानी कि बहुत सारे लोगों की नौकरियां जो होती हैं ब्रिटेन में, ये जो है कि क्या होता है, ये जो है कि चली जाती है। तो ये हम लोग देखें कि युद्ध के बाद क्या सुधार हुआ। तो युद्ध में जो भी नुकसान हुआ तो हर देश अब क्या चाहेगा कि हम अपना क्षतिपूर्ति को पूरा करें, और इसका जो है कि ये भरसक प्रयत्न करेगा, जितना हो सके उतना प्रयास तो जरूर करेगा। तो सभी देश जो युद्ध में सम्मिलित थे यही चाह रहे थे कि अब हम अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करें। तो युद्ध के बाद बहुत सारी चीजों में क्या हो जाएगी, बदलाव आ जाएगी। जैसा कि हम लोग पहले देखे, ब्रिटेन युद्ध में लगा हुआ है, इधर भारत और जापान का अर्थव्यवस्था फल फूल रहा है। जापान जो पहले ब्रिटेन को टक्कर नहीं दे सकता था, अब वो एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है, और अब ब्रिटेन को पूरी तरह से टक्कर देने की स्थिति में वो जो है कि आ गया। अब युद्ध के उपरांत बात क्या होगा, ब्रिटेन जब चाहेगा कि हम अपना पुराना दबदबा अन्य देशों पर कायम कर लें, तो इसमें उसे काफी परेशानी होगी, क्योंकि वो अपना एनर्जी, अपनी शक्ति को युद्ध में बर्बाद कर चुका है। अब उसकी पहली वाली अर्थव्यवस्था नहीं है, उस पर बहुत सारे देशों का कर्जा लग चुका है। अमेरिका भी उसको परेशान कर रहा है, कर्जा मांग रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उसको काफी परेशानी होगी। तो अपना पुराना दबदबा क्या करे, वो जो है कि कायम करे। युद्ध के समय में जो जिन चीजों का डिमांड ब्रिटेन में ज्यादा हुआ करता था, तो जाहिर सा देश है कि युद्ध का केंद्र बिंदु ब्रिटेन है, तो वहां तो बहुत सारी चीजों का डिमांड बढ़ेगा ना। तो अन्य देशों का अर्थव्यवस्था क्या होगा, वो काफी फले फूलेगा। सारे देश के लोग जो है कि ब्रिटेन में सामान भेजेंगे। लेकिन जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो इन मांगों में क्या होने लगेगी, कमी आने लगेगी। और यही चीज हुआ। और फिर क्या हुआ, युद्ध के बाद ब्रिटेन में बहुत सारे लोग जो नौकरी करते थे, तो 20% कामगारों को क्या होता है, उनको अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़ता है। चलिए अब आगे देखते हैं वैश्विक स्तर पर महामंदी। अगला टॉपिक, वैश्विक स्तर पर महामंदी हम लोग देखते हैं।
अगला टॉपिक हम लोग क्या है, वैश्विक स्तर पर महामंदी। देखिए, महामंदी का मतलब होता है कि सारा काम धंधा किसी खास वर्ष में, किसी खास टाइम पीरियड में किसी भी कारण से वो जो है कि चौपट हो जाता है। यानी किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं चल रहा है, लोगों के पास काम नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी हो गई, भूखमरी हो गई, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये महामंदी का दौर है। और जैसे कि हाल फिलहाल में जो कोविड आया था, तो कोविड एक महामंदी का दौर था, क्योंकि पूरे देश की अर्थव्यवस्था क्या हो चुकी थी, बहुत ही धूमिल हो चुकी थी। जितने भी लोग चाहे सरकारी काम करें या प्राइवेट करें, सभी जगह के काम धंधे बंद हो चुके थे, लोग अपने अपने घरों में कैद हो चुके थे। तो यह विश्व के लिए क्या था, एक बहुत बड़े संकट का समय था। तो 1929 और 30 में भी क्या था कि एक वैश्विक दौर था, पूरे विश्व में एक महामंदी का दौर था, जब लोगों का काम जो है वो नहीं मिल रहा था, काम खोजने में परेशानी, काम मिलने में परेशानी, आर्थिक कठिनाइयां, ये पूरा विश्व इन सारी चीजों को झेल रहा था। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि यह दौर 1929 से 30 का था। यानी कि महामंदी का दौर कब कब था, तो यह दौर 1929 से 30 का था। यानी कि 29 और 30 में पूरे विश्व में बहुत बड़ी परेशानियों का सामना किया। और महामंदी का दौर का मतलब क्या होता है, न तो रोजगार मिलेगा, न उत्पादन मिलेगा। रोजगार, उत्पादन और व्यापार, रोजगार, उत्पादन, व्यापार, व्यापार, यानी किसी भी क्षेत्र में जो है कि क्या होगा, कोई काम जो है कि नहीं मिलेगा, बहुत भारी गिरावट देखने को मिलेगी। और ये एक जगह नहीं, पूरे विश्व में ऐसा देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें क्या हुआ, और आय में भारी वैश्विक गिरावट आई, और आय में यानी कि इनकम में, आय में भारी वैश्विक गिरावट आई, भारी वैश्विक गिरावट आई। यानी कि जब काम ही नहीं चल रहा है, लोग काम ही नहीं करेंगे, तो पैसा उनके पास कहाँ से आएगा, बिजनेस चल ही नहीं रहा है। तो पूरे विश्व में 1929 से 30 का दौर ऐसा था जहाँ के हर क्षेत्र प्रभावित था, और हर क्षेत्रों में जो है कि महामंदी आई, कहीं भी काम अच्छे से नहीं चल रहा था। और काम नहीं अच्छा से चलेगा तो लोगों का इनकम भी क्या होगा, वो जो है कि काफी प्रभावित हो जाएगा, यानी कि कमाई कम जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, कीमतों के साथ कृषि क्षेत्र पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। कीमतों के साथ, तीसरा पॉइंट, कीमतों के साथ कृषि क्षेत्र पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यानी कि हर चीजों की कीमत पर तो प्रभाव पड़ा ही, साथ साथ अगर हम लोग एग्रीकल्चर की बात करें, तो एग्रीकल्चर पर भी जो है कि क्या हुआ, इसका जो है कि बहुत बुरा प्रभाव हम लोगों को देखने के लिए मिला। चलिए इतना लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका और आगे करते हैं। चलिए आज इतना रहने दीजिए, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बी औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे देश अपने आप को क्या करने लगते हैं, ये स्वतंत्र करने लगते हैं। और किस प्रकार वो अपने देश को स्वतंत्र करते हैं, कैसे आज़ादी मिलती है, कौन कौन से समूह बनकर आते हैं। कुछ ऐसे समूह बनकर आएंगे ताकि भरसक प्रयत्न करें कि आगे भविष्य में जो है प्रथम विश्व युद्ध जैसा नुकसानदेह युद्ध जो दुनिया में हुआ, ये नहीं हो पाए। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे।